नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस हिंदी की क्लास में। तो सभी लोग रेडी हैं, अपनी क्लास को ज्वाइन करिए और फटाफट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको पता चले कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हो। ओके बच्चों, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। ये रहा आपके सामने आज का पहला सवाल। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। ओके बच्चों, तो प्रश्न है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, पंक्ति किसके द्वारा रचित है। बच्चों, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, घनानंद की पंक्तियां हैं या विद्यापत की हैं या बिहारी की हैं या अमीर खुसरो की हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह काव्य पंक्तियां किसकी बच्चों। तो यह काव्य पंक्ति है बच्चों, यह है अमीर खुसरो की। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति है अमीर खुसरो द्वारा रचित है बच्चों। और किस उपलक्ष्य में इन्होंने कहा था, तो इनके गुरु थे बच्चों, इनके परम गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। इनकी जब मृत्यु हो जाती निजामुद्दीन औलिया की, जब उनको देखने जाते हैं अमीर खुसरो, तो उसी समय यह लाइनें बोलते हैं कि गोरी सेवस, जब उनका मतलब अंतिम संस्कार होने की तैयारी हो रही थी, तो उसी समय की उसका देखकर, भाव को देखकर यह बात इन्होंने बोली है बच्चों, अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु पर। तो डी इज द राइट आंसर, अमीर खुसरो। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है। नरपतनाल ने नहीं बेटा, विद्यापत ने नहीं, चंद बरदाई रे नहीं। तो अब तब किसने किया बच्चों, खड़ी बोली में रचना किया है। तो यह है अमीर खुसरो। कौन है, अमीर खुसरो हैं। इन्होंने खड़ी बोली में रचना की है सारी रचनाएं अपनी। ओके बच्चों, इसलिए डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है, वह है अमीर खुसरो। इनकी रचनाएं बच्चों कौन कौन, खालिक बारी है, पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, दो सुखने हैं, गजल हैं। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, अमीर खुसरो की हैं। ओके बच्चों, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या, अगले प्रश्न में है बच्चों, इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे बच्चों, श्री सिंह के या कीर्ति सिंह के या जय सिंह के या माधो सिंह के। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे बच्चों। तो विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। किसके, शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। तो शिव सिंह तो यहाँ है नहीं, कीर्ति सिंह है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, अगर शिव सिंह भी रहे कीर्ति सिंह नहीं है, तो आप शिव सिंह को भी आंसर दे सकते हैं। ओके बच्चों, शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों लोग हैं, इन्हीं दोनों राजाओं के दरबारी कवि थे। कौन, विद्यापति। ओके बच्चों, तो बी इज द राइट। अच्छा बताइए विद्यापति के गुरु का नाम क्या था बच्चों। विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्रा। पंडित हरि मिश्रा, हरि मिश्रा, पंडित हरि मिश्रा किसके, विद्यापति के गुरु थे बच्चों। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। अब बताइए कि कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। सरहपा, चरपटीनाथ या मत्स्येंद्र नाथ या कन्हैया। सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ कौन है बच्चों। तो सरहपा है बच्चों, सरहपा सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना गया है। इन्हों सरोज वज्र, राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है सरहपा को, इसको भी याद रखिएगा। सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है किसको, सरहपा को। कभी कभी प्रश्न पूछा भी जा सकता है। आप जीआईसी भी देंगे, एलटी तो दे चुके हैं, जीआईसी देंगे, टीजीटी देंगे, पीजीटी देंगे, तो पीजीटी में जीआईसी में पूछ सकता है। ओके बच्चों, तो सही आंसर क्या होगा, सरहपा उभयनिष्ठ थे, इसलिए ए इज द राइट आंसर। ओके,
ये करेक्ट आंसर हुआ। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। 12 बरस लव कुकर जिए और 16 लव जिए सियार किसकी पंक्ति है? 12 बरस लव कुकर जिए और 16 लव जिए सियार, मतलब 12 बरस तक कुत्ता जीता है और 16 तक जीता है सियार। यह काव्य पंक्ति किसकी, लेकिन भाषा बच्चों यही यूज की गई है। ओके, 12 बरस लव कुकर जिए और 16 लव जिए सियार, यह काव्य पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है, या मलूक दास की है, या जगनिक की है, या फिर नागरी दास की है? यह काव्य पंक्ति किसकी बच्चों? 12 बरस लो कुकर जिए और 16 लो जिए सियार, बच्चों यह पंक्ति है जगनिक की। जगनिक की है बच्चों, किसकी है? जगनिक की है। यह काव्य पंक्ति जगनिक की है, परमाल रासों से ली गई है बच्चों। यह आला उदल नामक जो वीर सरदार हैं उन्हीं के बारे में बच्चों यह वर्णन किया गया है। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? विद्यापति को, अब्दुल रहमान को, गोरखनाथ को, या सबरपा को? कोकिल मैथिल कोकिल किसको कहा गया है बच्चों? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा गया है। विद्यापति को ही बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है। विद्यापति को ही कोकिल मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, और विद्यापति को बच्चन सिंह जी ने क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। जातीय कवि कहा है। ओके, तो ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे बच्चों? पृथ्वीराज चौहान के, या राजा जय सिंह के, या खुमाड़ राजा के, या बिसल देव के? चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे बच्चों? तो चंद बरदाई बच्चों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, इसलिए ए इज द राइट आंसर बच्चों, क्योंकि चंद बरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। और रीतकालीन कवि बिहारी लाल जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार में थे। और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना भी की है, इसको भी याद रखिएगा साथ में। इसलिए पृथ्वीराज चौहान इज द राइट आंसर। इन्हीं के दरबारी कवि थे चंद बरदाई। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई बच्चों? 21 में सवाल पूछा हुआ, पीजीटी में भी टीजीटी में भी। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 9, 14, 26 या 12? बच्चों 9 मानी गई। कितनी मानी गई है? 9। 9 मानी गई है। उस 9 में कौन कौन है बच्चों? नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरखनाथ है, चरपट है, जलंधर है, मलयार्जुन है। ये बच्चों 9 नाथ पंथ हैं बच्चों। ओके, तो इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा, 9 नाथों की संख्या है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे डांट डांट कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने से लगा। आचार्य शुक्ल ने इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? चौपाई या चौपई, रासो या रासक, दोहा या दूहा, या छप्पै? क्या होगा बच्चों? पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य का बोध होने लगा। तो दोहा या दूहा होगा, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, दोहा या दूहा होगा।
ओके, सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है। अप्रामाणिक, अभी कल की क्लास में मैंने पूरा प्रमाणिक और प्रमाणिक सबकी बातें कही थी। तो अप्रामाणिक मानने वाला कौन विद्वान है बच्चों? डॉक्टर बुलर हैं, या कवि राजा श्यामल दास हैं, या मुंशी देवी प्रसाद हैं, या फिर गौरी शंकर हीराचंद हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाला विद्वान कौन है बच्चों? तो ये डॉक्टर बुलर हैं। कौन है? डॉक्टर बुलर हैं। डॉक्टर बुलर हैं। ए इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड, डॉक्टर बुलर है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहां देखिए सूची सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ इसके रचनाकार हैं। तो कौन सा ग्रंथ किसका है आपको कूट करके इसका आंसर देना है। तो आइए देखते हैं। बीसल देव रासो ग्रंथ किसका है बच्चों? बीसल देव रासो, तो ये नरपति नाल का है। किसका है? नरपति नाल का है। सेकंड नंबर यहां हो जाएगा। खालिक बारी किसकी रचना बच्चों? खालिक बारी अभी मैंने पीछे बताया है। तो खालिक बारी बच्चों ग्रंथ है अमीर खुसरो का। किसका? अमीर खुसरो का। यहाँ फोर्थ नंबर हो जाएगा। भरतेश्वर बाहुबली रास किसका बच्चों? भरतेश्वर बाहुबली रास बच्चों तेसाली भद्र सूर की रचना है। यहाँ थर्ड नंबर हो जाएगा। और दोहा कोश किसका बच्चों? तो सरहपा का है। किसका है? सरहपा का है। सरहपा का है। बच्चों एक नंबर यहां छूटा है। विद्यापत, तो विद्यापत किसके? 1 2 3 4 ही तो हैं। अच्छा यहां होना चाहिए था, यहां मैं इसको काट दे रही हूं। ओके बच्चों, तो दोहा कोश पहले नंबर पर आ गया, सरहपा का। तो अब इस तरह से कौन सा विकल्प सही हो रहा? सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। बी इज द राइट आंसर। ओके, बी करेक्ट आंसर हो रहा बच्चों, सही सुमेलित हो रहा है बी में। ओके, बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? वज्रयानी साधना पद्धति, या हठ योग साधना पद्धति, या काल भैरव साधना पद्धति, या सम्यक साधना पद्धति। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है बच्चों? तो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है बच्चों हठ योग साधना, क्योंकि नाथ पंथ के लोग हठ योगी होते बच्चों, हठ करते हैं, इसलिए इनको हठ योग साधना पद्धति कहा जाता है। क्योंकि ये लोग हठी तभी बनते हैं जब हठ योग साधना के द्वारा हठी बनते हैं। ओके बच्चों, इसलिए बी इज द राइट आंसर। हठ का अर्थ अगर देखा जाए तो हठ शब्द का अर्थ दोनों का हा का मतलब होता है। हा का मतलब क्या होता है बच्चों? हा का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य, और ठा का अर्थ होता है चंद्र, चंद्र। तो सूर्य और चंद्र के इन दोनों शब्दों के योग से हठ योग बना बच्चों, इसी को हठ योग कहा गया। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, दार्शनिक ग्रंथ है ये, या लोकोपदेश परक ग्रंथ है, या व्याकरण ग्रंथ है, या सौंदर्य परक ग्रंथ बच्चों। सिद्ध हेम शब्दानुशासन ग्रंथ किस तरह का है बच्चों? ये तो व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बच्चों, यह व्याकरण ग्रंथ है हेमचंद का। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे बच्चों? जो इंदु थे, या राम सिंह थे, या जिनदत्त सूर्य थे, या धनपाल थे। पाहुड़ दोहा ग्रंथ किसका है बच्चों? पाहुड़ दोहा ग्रंथ
के रचनाकार कौन है बच्चों? राम सिंह है। कौन है? राम सिंह है। बी इज द राइट आंसर बच्चों, राम सिंह की रचना है, क्योंकि मुनि राम सिंह जन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। इसको भी याद रखिएगा। ओके बच्चों, तो बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं डॉट डॉट, यह कथन किस लेखक का है? कल्लू लाल का है, या इंसान अल्लाह खां का है, या अमीर खुसरो का है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का है? बच्चों, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, यह कथन किसका है बच्चों? तो यह अमीर खुसरो का है। किसका है? अमीर खुसरो का है। ओके, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, यादकालीन लेखक अमीर खुसरो का बच्चों, तो सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। LT 18 में भी पूछा, TGT में भी बच्चों कई परीक्षाओं में पूछा हुआ ये सवाल है, इसको याद रखिएगा। अब आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि देसिल बैना सबजन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है? देसिल बैना सबजन मिठा सालभद्र सूर्य हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या चंद बरदाई हैं, या विद्यापति हैं? देसिल बैना सबजन मिठा, तो बच्चों यह विद्यापति हैं। देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति जी हैं बच्चों। विद्यापति इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना बच्चों? महाकाव्य है, या सुभाषित ग्रंथ है, या खंड काव्य है, या एकार्थक काव्य है? बच्चों, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो बच्चों सुभाषित ग्रंथ है, संग्रह है, सुभाषित संग्रह है, सुभाषित संग्रह विधा की रचना है यह सारंगधर पद्धति। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिनके बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हुए हैं, तो इसलिए सुभाषित संग्रह विधा की रचना इसको माना गया है। बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है बच्चों? सुनीत कुमार चटर्जी का है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, या ग्रियर्सन का है, या फिर धीरेन्द्र वर्मा का? यह कथन किस विद्वान का है बच्चों? यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। बी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? पृथ्वीराज रासों में कितने समय है बच्चों? समय या सर्ग कह लीजिए, कितने हैं समय? 59, 69, 79 या 89? कितने सर्ग हैं पृथ्वीराज रासों में बच्चों? पृथ्वीराज रासों में 69 समय बच्चों, 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं। ओके, बी इज द राइट आंसर, 69 सर्ग। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अवहट्ट के नाम से, या पुरानी हिंदी के नाम से, या अपभ्रंश के नाम से, या फिर देसी भाषा के नाम से पुकारा है? किस नाम से पुकारा बच्चों साहित्यिक अपभ्रंश को गुलेरी जी ने? तो पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है इन्होंने बच्चों। गुलेरी जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। वहीं शुक्ल जी पुरानी हिंदी को प्राकृतिक भाषा हिंदी कहा बच्चों, इसको भी याद रखिएगा। तो बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है बच्चों? पौमचर्य अपभ्रंश की है, पाहुड़ दोहा
अपभ्रंश का है। भविष्यत कहा बच्चों, अपभ्रंश का है। चित्रावली, चित्रावली बच्चों अपभ्रंश की रचना नहीं है। ओके बच्चों, यह अवधी भाषा में चौपाई दोहा में प्रयुक्त छंद है चित्रावली। ओके बच्चों, अवधी भाषा की चौपाई दोहा में एक छंद है। ओके बच्चों, ये उस्मान नामक सूफी कवि हैं, इन्हीं द्वारा ये रची गई है 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में उस्मान की है, उस्मान की रचना बच्चों। ओके, 1613 ईस्वी में। तो और सब अपभ्रंश, पौमचर्य, पाहुड़दोहा, भविष्यत कहा सब अपभ्रंश में है। चित्रावली बच्चों अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। ओके, उस्मान की है, एक कवि, सूफी कवि हैं। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है। उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है अपभ्रंश का? संस्कृत, प्राकृत, पाल या अवहट्ठ? उत्तरकालीन बच्चों अगर देखा जाए क्रम से तो पहले संस्कृत, फिर पाल, फिर प्राकृतिक, फिर आता है अपभ्रंश, लास्ट में आता है अवहट्ठ। तो इसलिए क्या होगा? उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ठ है। क्या है? अवहट्ठ है। क्रम अगर हम लगाएं तो हम यहां दे रहे हैं बच्चों संस्कृत, संस्कृत, पाल, पाल के बाद आएगा प्राकृत। याद करिएगा, जरूर पूछा जाता बच्चों। प्राकृत के बाद आएगा अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आता है अवहट्ठ, अवहट्ठ। ओके बच्चों, तो इसको भी याद रखिएगा साथ में। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि विशुद्ध चरितावली यानी जीवन चरित का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र हैं, या सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, या केशव प्रसाद मिश्र हैं, या बालकृष्ण भट्ट हैं? विशुद्ध चरितावली किसकी रचना है? विशुद्ध चरितावली बच्चों यह है माधव प्रसाद मिश्र की रचना। किसकी है? माधव प्रसाद मिश्र की रचना है। ओके बच्चों, ओके, तो ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था बच्चों? अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहमान था, या अबुल कलाम था, या मलिक मोहम्मद था, या अबुल हसन था? बच्चों अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो बच्चों अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन था। डी इज द राइट आंसर, अबुल हसन। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं और आज का आखिरी सवाल होगा बच्चों, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? राजशेखर की उपाधि से किस कवि को अलंकृत किया गया है? स्वयंभू को, या विद्यापति को, या चंद बरदाई को, या फिर जगनिक को? राजशेखर की उपाधि से किसको संबोधित किया गया बच्चों? तो विद्यापति को संबोधित किया गया है, अलंकृत किया गया है। ओके बच्चों, विद्यापति को राजशेखर के उपाधि से संबोधित किया गया है। ओके बच्चों, तो बी इज द राइट आंसर। तो ठीक बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम कल आपके राइट टाइम यानी शाम 6 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।